नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेश तीजा। मेरी खेती सच्ची खेती में आपका स्वागत है। धान रोपाई के दौरान कई बार ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि हमें क्लियर नहीं होता कि क्या करूं। नर्सरी के चारों तरफ खरपतवार उग जाते हैं। पौध पानी देकर उखाड़ूं या सूखे में उखड़वाऊं। बारिश आ गई है तो जो खेत खाली पड़े हैं उनका क्या होगा। पौध कितनी गहराई में लगाएं, डीएपी पोटाश कब डालें, जिंक कब डालूं, कितनी डालूं, खरपतवार नाशक कौन सा डालूं, कब डालूं, खेत तैयार है लेबर नहीं मिल रही, खरपतवार नाशक डालूं कि ना डालूं, आंधी आ गई है, तने के पिछली फसल के तने डंठल जड़ कचरा एक तरफ इकट्ठा हो गया है, ताजी पौध से गैप फिलिंग करूं या पुरानी पौध यूज़ करूं। आज हम पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की रिकमेंडेशंस और मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूंगा कि छोटी छोटी बातों से कैसे खर्चा कम करके अधिक पैदावार ले सकते हैं। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का कहना है कि अगर पिछली फसल गेहूं में डीएपी पूरा डाला था तो धान में चाहो तो ना डालो। अगर डालते हो तो डीएपी और पोटाश को शुरू में कद्दू करते समय जो कल्टीवेटर चलाते हैं, सुहागा मारने से पहले, पाटा लगाने से पहले, या फिर रुपाई के पहले हफ्ते में ही डाल दो। मैंने इस साल डीएपी नहीं डाला। इस साल 20 बैग जिप्सम प्रति एकड़ डाले हैं। म्यूरेट ऑफ पोटाश 25 किलो तीसरे दिन डालता हूँ और वीडीसाइड प्रेटिला क्लोर भी इसी में मिलाकर डाल देता हूँ। अगर धान की रुपाई तीसरे दिन से पहले हो गई है तो मैं प्रेटिला क्लोर प्लस 37% वाला W/W पानी बेस्ड होता है, वाटर बेस्ड होता है, जो 600 मिलीलीटर डालता हूँ, क्योंकि ये पानी में घुलकर घुलेगा और नीचे ज़मीन के ऊपर एक सतह बना देगा, परत बना देगा। और धान अगर 3 दिन के बाद लगनी है तो मैं प्रेटिला क्लोर 50% EC इमल्सिफाइबल कंसनट्रेट जो तेल वाला होता है वो 500 ml यूज़ करता हूँ। लेकिन ये वीडीसाइड डालना तीसरे दिन ही है, चाहे धान लगे या ना लगे। धान नहीं लगी है तो मैं ये वाला 50% EC यूज़ करता हूँ, क्योंकि ये तेल में बना है। ज़मीन पर परत, तेल के ऊपर, पानी के ऊपर एक परत बनती है, तो जब लेबर धान लगाने आएगी तो परत नहीं टूटेगी। खरपतवारों का कंट्रोल तसल्ली बख्श हो जाएगा। छोटी पौध नहीं लगानी चाहिए। पानी ज़्यादा हो जाए तो डूब जाती है। कई बार खेत में भी लेवल नहीं होता। मैंने तो रुपाई 2-3 दिन के लिए रोक दी क्योंकि पौध छोटी थी। उसको बड़े होने का इंतज़ार करूँगा। कर भाई रुपाई के बाद आंधी तूफान आ जाता है, पौधे उखड़ जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। एक तरफ कचरे कबाड़े से दब गए पौधे, तो डोल के साथ साथ पूर्व साइड में। तो आप कोशिश ये करेंगे, जो गुच्छियाँ लेबर कई बार ना गुच्छियाँ खेत में ही छोड़ जाती है, जो पुरानी गुच्छियाँ होती है उन्हीं को यूज़ करें, उन्हीं से गैप फिलिंग करवाएं। तो उससे क्या होगा कि आपकी फसल जो है ना एक साथ ही पकेगी। अगर आप नए क्यारे से या नई पौध उखाड़ कर लगाओगे तो एक साथ नहीं पकेगी। आपकी ढेरी में, मंडी में जब बेचने जाओगे तो कुछ दाने हरे रह जाएंगे, रेट कम लगेगा। छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखना। किसी कारण अगर आपकी पौध बड़ी हो गई है, ज़्यादा दिन की हो गई है, तो उखाड़ने से 2-3 दिन पहले आप यूरिया जरूर दे दें और ऊपर से ना पत्तों को काट दें, ताकि रुपाई के बाद फुटाव अच्छा हो और पौध ज़्यादा दूर दूर ना लगे। बड़ी पौध होती है ना तो पता ही लगता है कि भाई कितनी कितनी दूर लगा रखी है लेबर ने। जिंक सल्फेट को डीएपी के साथ ना दें। मैं तो कभी नहीं देता, खैर डीएपी मैंने डाला ही नहीं है। और क्योंकि ये जो फास्फेट और सल्फेट होते हैं ना, इनका एक रिएक्शन होता है, तो जिंक हम 8-10 दिन के बाद दे सकते हैं। मैं तो 7 किलो जिंक जो है ना 33% वाला 12-13 दिन पे ही डालता हूँ, क्योंकि ज़रूरत भी तभी होती है। पहले पौधे छोटे भी होते हैं। आगे यूरिया की भी बात करेंगे, लेकिन मैं पहले आपको अपना एक फार्मूला बताता हूँ कि मैं क्या करता हूँ। कई तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डालता हूँ, इकट्ठे करता हूँ। आप जैसे जिंक तो है ना 7 किलो बताया मैंने 33% वाला, ये लगभग 80-85 रुपये किलो, ये तो डालना ही होता है। आप इसके अंदर 5 से 7 किलो मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 35 रुपये किलो के करीब आ जाएगा। लेकिन इफ़को अब लाया है 22 रुपये, 22.5 रुपये किलो के हिसाब से मिल रहा है। 1 किलो मैंगनीज सल्फेट भी डाल दें, ये 100 रुपये किलो के करीब मिलता है। 2 किलो फेरस सल्फेट डालूंगा, क्योंकि फेरस मैंने पहले ही डाल चुका हूँ। और फेरस वैसे कहते हैं भाई जिनकी pH ज़्यादा होती है ज़मीनों की, उसमें ज़मीन में नहीं डालना चाहिए, तो मैं 2 किलो डालूंगा। वैसे तो आप 5 से 10 किलो भी डाल सकते हैं। ये 55 रुपये किलो के करीब आता है। 2 किलो दानेदार अगर बोरोन आपको मिल जाता है एग्रीकल्चर ग्रेड वाला, 14% वाला होता है, जो वैसे तो 20% वाला होता है जो स्प्रे करते हैं, आपको एग्रीकल्चर ग्रेड वाला 14% मिल जाता है, तो वो 50-60 रुपये किलो आएगा। वो भी आप शुरू में डाल सकते हैं।
सल्फ़र नहीं डालूँगा क्योंकि सल्फेट तो इन सारी चीज़ों में होता ही है। फिर जिप्सम भी डाल चुका हूँ। अगर आपने जिप्सम नहीं डाली है, अगर आप इतनी सारी चीज़ें डाल लें तो आपको सल्फ़र डालने की ज़रूरत नहीं है। टिलरिंग कल्ले फुटाए हुए निश्चिंत हो जाता हूँ। अब यूरिया की बात करूँ तो PR14 का एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, जो रुपाई के बाद 110 से लेके 114 दिन लेती है पकने में, मैच्योर होने में। तो इसमें मैं क्या करूँगा, पहले 12-13 दिन पर 30 किलो यूरिया डाल दूंगा क्योंकि पौधे छोटे होते हैं, ज़रूरत भी कम होती है। इस समय मैं पानी कम नहीं करूँगा। लेकिन जब मैं दूसरा यूरिया दूंगा 21 से 25 दिन पर, 45 किलो का कट्टा आता है, 1 कट्टा दूंगा, तब पानी थोड़ा सा कम कर दूंगा। खड़े पानी में, ज़्यादा पानी में यूरिया नहीं डालनी चाहिए क्योंकि वो घुलकर ज़मीन से नीचे चली जाती है। पानी थोड़ा कम कर देना चाहिए, कर सके तो फिर 1 दिन के बाद दें। और दूसरी आखिरी यूरिया जो है मैं 40-45 दिन पर डालूंगा। शुरू वाली जो 21 से 25 दिन पर डाली है वो टिलरिंग पे बहुत ज़रूरत होती है, और जो 40-45 दिन पर डालूंगा वो पैनिकल इनिशिएशन स्टेज पर यूरिया की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, उस समय डालूंगा। एक बात आपको ये बता दूं, ये पैनिकल इनिशिएशन स्टेज होती है ना, जो ये तने के अंदर नीचे से सिट्टा बनना ही शुरू होता है, उसको कहते हैं भाई एक नया चेंज आता है पौधे के अंदर, उस समय हमें यूरिया की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आप ये बात नोट कर लो कि जब फसल हमारी कटनी होती है उससे 60 दिन पहले ये पैनिकल इनिशिएशन स्टेज शुरू होती है। तो जो 14 है, जो वो 110 से 114 दिन लेती है, तो 40-45 दिन में डालते हैं तो 50 दिन के करीब हमारे पौधे को बहुत सारी यूरिया मिलती है, ज़रूरत भी तब होती है। ऐसे ही अब PR126 की बात करें तो पकने में मान लो 95 से 97 दिन लेगी रुपाई के बाद, तो इसमें यूरिया हमें 35 से 37 दिनों के अंदर सारी यूरिया दे देनी है। अगर कोई वैरायटी 105 दिन ले रही है तो सारी यूरिया आप 40 दिन के अंदर दे दो। अब 1509 है, वो 90 दिन के अंदर पकती है, तो सारी यूरिया हम 30-32 दिन के अंदर दे देते हैं। मतलब पकने से 60-65 दिन पहले हमें यूरिया निपटा देनी है। तो ये जो बात मैंने आपको जो बताई है ये आप नोट कर लो। और अगर हमारे खेतों में बीमारी कम है, बारिशें कम हैं, तो थोड़ी सी 15 से 20 किलो यूरिया हम थोड़ी बाद में भी दे सकते हैं, क्योंकि तब पैदावार बहुत ज़्यादा होने के चांस होते हैं। मौसम ऐसा होता है, अब हाइब्रिड्स में भी देख लो, पत्ते लास्ट में अगर पीले हैं, बारिश नहीं है, थोड़ी सी यूरिया ज़्यादा दे दो तो उसमें पैदावार थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। अब पौध की क्यारी होती है, उसके चारों तरफ जो खरपतवार उग जाते हैं, उनको जब वो 2 से 5 पत्ती स्टेज पर हो ना, तभी आप मान लो नॉमिनी गोल्ड का ही स्प्रे कर दो, वो मर जाएंगे। उसको ख़त्म करते रहे, उनको बड़े ना होते थे। अगर बड़े हो जाते हैं तो फिर मैं ग्लाइफोसेट जो 71% आता है उसके स्प्रे से भी उसको मार देता हूँ। नहीं तो जब मान लो उस खेत को हम तैयार करेंगे तो बड़े बड़े हो गए होंगे, सावक मेनली तो सावक ही होती है, तो बाद में बहुत तंग करते हैं, तो मेन निकालने तो फिर वो मैनुअली पड़ते हैं, लेबर बहुत महंगी पड़ती है। तो ये जो है ना, ग्लाइफोसेट का टाइम से आप स्प्रे कर दो खेत की बाउंड्री पर, इवन के ट्यूबवेल पर भी आप जो है ना ये स्प्रे कर दो। मैं तो क्या करता हूँ, जब खेत तैयार हो जाता है ना, सुहागा पाटा लगाते हैं, तो वो जो गीलापन हो जाता है ना, तो मैं तो ग्लाइफोसेट का स्प्रे बाउंड्री पे तभी करवा देता हूँ, जीरी लगाने से पहले और खेत तैयार होने के बाद। 1.5-2 महीने के लिए तो इन खरपतवारों से छुट्टी मिल जाती है, क्योंकि ये ना सिस्टेमिक होता है, 8-7 दिन के अंदर ये सबको पीला कर देता है, सुखा देता है। एक बात मैं आपको और बताता ही चलता हूँ कि खेत जो खाली पड़े हैं, पीछे बारिश आई थी, मेरे खेतों में भी काफ़ी सारे खरपतवार उग गए थे, तो मैं उनके अंदर हल चलवा देता हूँ, बार बार हफ्ते बाद फिर हल चलवा देता हूँ। उनको बड़ा नहीं होने देना, उनको जैसे टिल्लर लगाते हैं तो ऊपर आ जाते हैं, नीचे से ऊपर आ जाते हैं, सूख के भी मर जाते हैं। तो कोशिश करें कि अभी खरपतवारों को बड़ा बिल्कुल ना होने दें, ये बड़े होकर खर्चा ही बढ़ाएंगे हमारा। बातें आपसे बहुत सारी करनी है, करता भी रहूँगा। फिलहाल यहीं पर एक स्टॉप है। थैंक यू जी।